दोस्त उस ससुराल में उसका कोई नहीं होता, सिर्फ एक देवर उसका अपना हमदर्द होता है। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी उस घर में तबाह हो जाती है। और जब यह सच्चाई उस बाप को पता चलती है तब वह अपनी बेटी को जान से ज़्यादा चाहता था। दोस्तों, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मरने मारने के पर उतारू हो जाता है। देने वाली कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस यही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, महाराष्ट्र के संगली जिले की एक कहानी है। लड़की का नाम रीता होता है और उसके घर में उसकी 2 बहनें के अलावा 2 भाई होते हैं। माता जी नहीं होती हैं। पिता उन लोगों का पालन पोषण करता है। रीता 10वीं तक पढ़ी थी। उसके पिता एक किसान थे, हल्दी की खेती करते थे। दोस्तों, रीता एक बहुत ही खूबसूरत, सीधी सादी और भोली भाई लड़की थी। उसके पिताजी उसकी एक जगह शादी तय करते हैं। अपने गांव से 30-40 किलोमीटर की दूर लड़के वाले भी किसान ही थे। एक मोटरसाइकिल और एक अंगूठी और एक चेन और 1 लाख के नगद पर शादी तय हो जाती है। दोस्तों, सारा कुछ इंतजाम हो जाता है। उसके पिताजी का नाम विनायक होता है। बहुत ही गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल से इंतजाम करते हैं। लेकिन जो मोटरसाइकिल होता है और जो रीता के मामा थे वो देने के लिए कहते हैं कि अभी आपके पास इंतजाम नहीं है तो मैं देता हूँ। जब आपके पास इंतजाम हो जाएगा तो आप पैसे मुझे लौटा देना। लेकिन उसके मामा वो मोटरसाइकिल नहीं दे पाते। विदाई के वक्त विनायक जी थे अपने समधी से बोलते हैं कि समधी जी क्षमा करना, मोटरसाइकिल का इंतजाम नहीं हो पाया, लेकिन 2 महीने के अंदर मैं वादा करता हूँ खरीद कर आपको घर पहुँचा दूँगा। इस पर जो विनायक के समधी थे वो बोलते हैं, भाई साहब अगर अभी दे देते तो कितना अच्छा होता। घर जाऊँगा तो लोग पूछेंगे कि एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाए, किस जगह रिश्ता आपने तय कर दिया है। तो अगर अभी मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन विनायक के असमर्थता जताते हुए कहते हैं कि भाई साहब हम किसी की बातों में आ गए, वरना हम इंतजाम कर लिए होते। लेकिन ठीक है, मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। अब दोस्तों, विदाई हो जाती है। रीता अपने घर चली जाती है। 4 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन चौथे दिन जो रीता का पति था उसका नाम अजीत होता है। उसकी 2 बहनें भी शादीशुदा थी। वो घर में आई हुई थी, शादी निपटा कर अपने ससुराल जा रही थी तो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे क्या दे रही हो, भाभी क्या आई है मेरे लिए, हमने अपने घर जाकर क्या दिखाएंगे। उसकी माँ कहती है कि क्या लाई है, कुछ तो नहीं लाई है, 4 बात क्या लाई है, कुछ तो नहीं लाई है, 4 बतासे और 4 लड्डू और 2 साड़ी के साथ चली आई है। और पैसे ले लो, तुम लोग जाके रास्ते में कुछ ले लेना, क्योंकि इज्जत बनानी है। रास्ते में ले लेना, अपने घर जाकर दिखा देना, वरना तुम लोग के ससुराल वाले भी कहेंगे कि किस भिखारी के घर शादी कर दे। तक को सुनाकर कह रहे थे। रीता जब यह बात सुनती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। शाम को जब अजीत घर आता है तो रीता उससे कहती है, खाने पीने के बाद जब सोने जा रहे होते हैं तो मम्मी ऐसे कह रही थी कि किस भिखारी के घर शादी कर दी है। कौन सा गलत कह रही है, सही तो कह रही है। मुझे भी क्या मिला। मेरे भी यार दोस्त पूछते हैं कि एक बाइक तो दे नहीं पाए, कब देंगे। यह कौन सा तरीका होता है। शादी में जो सामान देने का वादा किया जाता है उसको तुम वादा कर दो। तुम जो मम्मी कह रही है, जो मेरे बहनें कह रही हैं, सही कह रही हैं।
अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद रीता कहती है कि जैसे पापा ने अंगूठी दे दी, चेन दे दी, 1 लाख रुपए नगद दे दिए, वैसे बाइक भी दे देंगे, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है। दोस्तों इतना सुनते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। 2-3 झापड़ उसको जड़ देता है। उसका गाल लाल हो जाता है, जैसे लगता है देखने में कि भी खून टपक पड़ेगा, और वह रोते रोते सो जाती है। सुबह उठती है, जो अजीत का एक छोटा भाई होता है सुरजीत, वो देखता है उसके गालों पर 3 उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। बोलता है, भाभी ये क्या हो गया? आपको तो बोलते ही कुछ नहीं भैया, बस ये ऐसा ही दोस्तों आने मारते रहते थे। लेकिन रीता जो है घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा देती है, झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाना तक, कपड़े धोने तक, ताकि उससे परिवार वाले खुश रहें। जो मेरे पिताजी नहीं दे पाए या जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको मैं यहाँ सबकी सेवा करके और काम करके पूरा कर दूं। दोस्तों वो सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करती रहती थी। इसके बावजूद वो लोग घर में अक्सर यह चर्चा करते रहते थे कि फला जगह से रिश्ता आया था, वहाँ करते तो इतना अच्छा होता, वहाँ से रिश्ता बताया जा रहा था, वहाँ करते तो इतना मिलता। यह सब रीता को सुनाया करते थे। अब दोस्तों 15 दिन बीत गए तो अजीत के जो माता पिता थे वो अजीत से बोलते हैं कि अपनी बीवी से बोल मोटरसाइकिल कब देंगे। उसके पिताजी अजीत से बोलते हैं कि उसके पिताजी से बोल कि मोटरसाइकिल हमें अभी चाहिए। जाकर रीता से बोलता है तो रीता कहती है जब मैं घर जाऊंगी तो उनसे बोलूंगी, अभी पापा थोड़े परेशान हैं, मेरी बात होती रहती है, तो मैं जब घर जाऊंगी तब कह दूंगी। लेकिन वो लोग जिद पर अड़ गए कि नहीं, जो भी कुछ है मामला साफ होना चाहिए, अभी इसी वक्त फ़ोन लगाओ। दोस्तों वो ज़बरदस्ती फ़ोन लगवा देते हैं और फ़ोन को स्पीकर पर रखते हैं। अब दोस्तों विनायक जी फ़ोन उठाते हैं और रीता कहती है, हेलो पापा कैसे हो? तो कहते हैं, ठीक हूँ बेटा तू कैसी है? तो बोलती है, पापा मैं ठीक हूँ। तो बोलती है, पापा मैं भी ठीक हूँ। अपनी बहनों और भाइयों के बारे में पूछती है, कहती है सब ठीक है, तो तू बता कैसी है? अब दोस्तों सामने से बैठा अजीत उसको इशारे में बोलता है कि बाइक के लिए बोल। रीता कहती है, पापा क्या हुआ? जो मामा ने कहा था उसके बारे में कुछ समाचार मिला? कहते हैं, बेटा उसने तो अभी उससे कल ही बात हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, और अगर वो जैसा दे देंगे मैं बाइक लाकर तुम्हारे घर पहुंचा जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे घर वाले भी सोचेंगे कि कितने दिन लगाए वादा करके अभी तक दिए नहीं। फिर वो कहती है कि क्यों बेटा, कोई कुछ कह रहा था क्या? गीता कहती है, नहीं पापा कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब ठीक है यहाँ से। लेकिन ये लोग जो थे यही चाहते थे कि वह इसी वक्त बोले कि नहीं, ये लोग बाइक के लिए कह रहे हैं, तो शायद जो मोटरसाइकिल है वो जल्दी मिल जाए। लेकिन रीता कुछ नहीं कहती है, तो बस यह चाहती थी कि उसके पिताजी को उसका दुख ना मालूम पड़े, और वह यही समझते कि उसकी बेटी जो है अच्छे तरीके से रह रही है, सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों रीता कहती है कि पापा कब आओगे मुझे लेने? बहुत याद आ रही है, तेरी बहुत आ रही है, क्योंकि ये लोग रोज कहते हैं दीदी को जल्दी घर ले आओ। लेकिन 1 महीने बाद समधी जी ने बोला था कि भेजने के लिए समधी जी की बात मानना जरूरी है। 15 दिन बीत गए हैं, 15 दिन के बाद मैं आऊँगा तो
तुझे ले आऊँगा। रीता कहती है ठीक है पापा, मैं रखती हूँ, नमस्ते। फ़ोन काट देती है, लेकिन उसके फ़ोन काटते ही वो लोग उसे लड़ाई करने लगते हैं। अजीत कहता है कि तूने क्यों नहीं कहा रीता। रीता कहती है आपने सुना नहीं कि पापा जी ने जो कहा, थोड़ा परेशान है। मामा जी ने कहा था देने के लिए, वरना पापा मेरे इंतजाम कर दिए होते। दोस्तों इस पर उसके ससुर थे जो थे अजीत के पिता, वो बोलते हैं अरे सारा खानदान ही भिखारी है क्या। इनका दोस्तों इतना सुनने के बाद रीता जो है वह रोने लगती है और कहती है आप लोग इतना सुनाते हो कि जैसे कि मैं ऐसे चली आई हूँ। जब मेरे पिताजी ने कहा है तो देंगे, आप लोग ऐसे भिखारी वगैरह मत कहो, अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत दुख होता है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद अजीत कहता है कि जवान लड़ाती है, वह उसे मारने लगता है। जो सारा भड़ास था, सारा गुस्सा था, वो उस पर उतार देता है, उसको बहुत मारता है। अब रीता चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, तो उसको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसका जो छोटा भाई सुरजीत होता है वह आता है, बीच बचाव करता है और उसके बाद उनको कहता है तुम लोग इतने बेकार आदमी हो, आप लोग को भाभी की मेहनत नहीं दिखाई देती, आप लोग इस तरीके से उनको परेशान कर रहे हो। वह भी सुरजीत को 4 गाली देती है, कहती है तुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तू कमा कर दे ले आ। दोस्तों उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, वह बेचारा वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों इतना मार खाने के बाद रीता की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं, घंटों रोती रहती है और उसकी आंखें सूज जाती हैं, लेकिन कोई उसके किनारे नहीं आता। सुरजीत आता है, पानी लेता है और अपने भाभी को देता है, बोलता है भाभी आप अगर इन लोगों के बातों में ध्यान दोगे तो ये लोग आपका जीना हराम कर देंगे, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, इन लोगों की बातों को सुनो ही मत। दोस्तों एक गिलास लाकर अपनी भाभी को पानी देता है और उसके बाद चुप कराता है। दोस्तों अपने अगले दिन वह अपने सारे जेवर निकालती है और कुछ उस पिता ने दिए थे और कुछ इन लोगों ने भी दिए थे, मिले थे, जो मायके से मिले थे, कुछ रिश्तेदारों ने दिए थे, सब मिलाकर 7,000 होते हैं। वो इकट्ठा करती है और सब अजीत के हाथ में सुबह सुबह रख देती है और कहती है ये लो आप जाओ, इनको बेचकर मोटरसाइकिल ले लो, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप लोग दुखी मत हो और कुछ बोला मत करो। दोस्तों ये सारे गहने अजीत अपने माँ और बाप के पास लेकर चला जाता है और वो लोग कहते हैं ठीक है इसे अपने पास रख लो, इसको तब तक नहीं देना तब तक इसका बाप मोटरसाइकिल लाके नहीं देता, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी गहने को बेचकर हम नया मोटरसाइकिल लेकर आएंगे। अब दोस्तों वो लोग गहने भी रख लेते हैं और बाइक का इंतज़ार करने लगते हैं। 15 दिन और बीत जाते हैं, उसके विदाई का वक्त हो जाता है। अब दोस्तों उसके पिताजी फ़ोन करते हैं कि बेटा हम कल आ रहे हैं, तो उसको लिवाने के लिए दोस्तों वह रोने लगती है। उसके पिताजी के भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलते हैं बेटा क्या हुआ, तो बोलती है पापा कुछ नहीं, कौन कौन आएगा मुझे लेने के लिए। कहते हैं बेटा सारे ही जिद कर रहे हैं, दीदी के घर जाऊंगी, दीदी को का घर देखूंगी, तो यही 5 लोग आएंगे और गाड़ी बुक कर रखी है, तो उसी से आएंगे। रीता कहती है कि पापा थोड़ा फल और मिठाई ज़्यादा ले आना। इसे कहने वाली कोई बात थोड़ी है, लेके आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा। दोस्तों अगले दिन वह
लोग खुशी खुशी रीता के घर पहुंच जाते हैं, बैठते हैं और 5 मिनट बाद रीता जो मुस्कुराते हुए घर से बाहर आती है। दोस्तों, वह अपनी बेटी का चेहरा देखते ही जो विनायक जी थे उनका कलेजा फट जाता है। वह बिना गहनों के, बिना किसी शौक श्रृंगार के ऐसे लग रही थी जैसे हरा भरा कोई पेड़ अभी अभी सूख गया है। उसको देखते ही रह जाते हैं। उसका चेहरा निहारते हैं। आके वह अपने पिताजी के सीने से लग जाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वह भी खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनके भी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। इसके बाद वो चुप कराते हैं। सारे लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि बेटी, ये कैसी हालत बना रखी है तुम्हें वो इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। सारे गहने क्या किया तुमने, सारे गहने को क्यों उतार रखा है तुमने। तब कहती है, पापा, यहाँ पर चोरी का माहौल है। बगल में ही गांव में कल चोरी हो गई थी, इसलिए मैंने उतार कर रख दिए हैं, सुरक्षित रहेंगे। फिर वो देखते हैं कि उसकी नंदे भी आई हुई थी, क्योंकि उसकी विदाई का टाइम था, वो भी आई हुई थी। तो देखते हैं और कहते हैं कि तेरी सास ने पहन रखा है, तेरी ननद ने भी पहन रखा है, उनके लिए चोरी चकारी नहीं है, और तू कहती है कि चोरी हो रही है। यहाँ पर वो कहती है, पापा, आप तो जानते हैं मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने निकाल कर सुरक्षित रख दिया है। तभी जो उसकी बहनें थी, उसके भाई थे, दीदी मुझे अपना घर दिखाओ, जीजू से मिलवाओ, सबसे मिलवाओ। दोस्तों, उसको लेकर घर में चले जाते हैं और इधर अजीत के जो माता पिता थे वह आकर कहते हैं कि भाई साहब, मैंने सोचा था कि आप बाइक लेकर आएंगे। लड़का मान नहीं रहा था, तो उसके दोस्त लोग पूछते बहुत बुरा लगता है, तो कुछ जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन उसका इंतजाम हो नहीं पाया। क्या बोलते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता होता कि वो भी नहीं दे पाएंगे तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता, थोड़ा अधिक मांग लेता, लेकिन मैं वादा करता हूँ बस 1-2 महीने में आपको बाइक में लाकर दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, 1-2 घंटे बीत जाते हैं। विनायक जी ने कहा, बेटी तुम तैयार हो जाओ, अब चलने का टाइम हो गया है। तो कहती है, पापा, मैं तो तैयार हूँ, कब से चलने के लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं। कहते हैं बेटा, ऐसे चलेगी, ना अंगूठी, ना माला, ना कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों, वो जाकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी, आप दे दो मुझे पहनने के लिए, और वादा करती हूँ मैं पापा जैसे ही मोटरसाइकिल देंगे मैं आपको गहने भी वापस दे दूंगी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं ऐसे ना जाऊं। अजीत जो है वह बोलता है कि अपने पापा से बोल, ज़्यादा लालच ना फैलाएं और जैसे तू है ऐसे तुझे ले जाएं। जब तक बाइक नहीं देंगे गहने नहीं मिलेंगे। तू नहीं बोल पा रही है तो चल मैं बोल देता हूँ, और ज़्यादा 3-5 करेगी तो अभी 2-4 हाथ लगा दूंगा, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। अभी दोस्तों, रीता की जो छोटी बहन थी यह सब बातें सुन रही थी। रीता उससे कहती है कि देख, पापा से कुछ मत बताना, ये लोग ऐसे ही हैं, कुछ मत बताना, ये लोग ऐसे ही हैं। आती है बाहर, कहती है, पापा चलो, जब मैं आना ही है तो क्या गहने वगैरह लेकर चलो, बिना मतलब का टेंशन। वैसे मुझे इन सब चीज़ों से में इंटरेस्ट नहीं है, चलो अभी घर चलो, अब
दोस्तों वह अपने बेटी को लेकर चले जाते हैं। गरीब थे लेकिन बेवकूफ़ नहीं थे, उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती है। उसकी बेटी का रिश्ता गलत घर में कर दिया है, उसका रिश्ता गलत लोगों से लग गया है। अब दोस्तों रीता को लेकर अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे 3 महीने का टाइम बीत जाता है। 3 महीने बाद यह हुआ कि बहू को वापस आप भेज देना। 2-4 दिन ही बाकी थे तो एक दिन रीता जो है अपने पिता को सच्चाई बताती है। कहती है, पापा बाइक का क्या हुआ? अगर आप बाइक नहीं देंगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। बोलने लगे कि बेटा मुझे भी पता है, उनकी मंशा तो पहले ही दिन से मैं कि उन्हें बाइक मिले तो मैं एक काम करता हूँ। दोस्तों उसके पिताजी 10,000 रुपये का इंतज़ाम करते हैं और अपने नाम पर किस्त पर निकलवा लेते हैं। जिस दिन बात हुई थी उस दिन वह नई बाइक और रीता को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अपने समधी को चाबी देते हुए कहते हैं कि भाई साहब बाइक जो है मैंने लोन पर ले रखी है, अपने नाम पर निकलवाई है। जैसे मैं इसकी किस्त पूरी कर दूंगा उसके बाद वो दामाद जी है अजीत के नाम पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों वो विनती करते हैं कि मेरी बेटी बहुत भोली है, बहुत सीधी है, आप लोग के हवाले है, आप इसका ख्याल रखना, इसको ज़रा अच्छे से रखना। दोस्तों बाइक मिलने के बाद उसके असली रंग सामने आ जाता है। रीता को लेकर खेतों में जाने लगते हैं। काम कराने के लिए 2 भैंसे भी रख लेते हैं, उसके दूध जिससे दूध बिकेगा और घर में आमदनी होगी। ये मेहनत तो करती है, यह करती रहेगी। तब दोस्तों एक दुल्हन को जिस तरीके से रखना चाहिए उसके साथ ऐसा कुछ भी बर्ताव नहीं किया जा रहा था। जब वह सारा तो थी, काम करने लगती है और काम करते करते दोस्तों उसकी सेहत गिरने लगती है। उसके पिताजी जब भी फोन करते वह हंसते मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं खुश हूँ, लोग बढ़िया है। उसको नहीं पता था कि उससे क्या काम लिया जा रहा है, उसकी बेटी की हालत क्या है। जब वो वीडियो कॉल लगाते थे तो वहाँ से हट जाकर बात करने लगती थी। देखती जरूर थी मेरे बेटी का चेहरा कैसे बदला जा रहा है, लेकिन वो यह सोचते थे कि क्या पता वहाँ खान पानी शूट ना कर रहा हो दोस्तों। लेकिन ज़्यादा काम करने की वजह से टाइम से खाना केयर नहीं कर रहा था। इसका तो इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब तबीयत खराब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उसके पिताजी एक दिन फ़ोन करते हैं तो खांस कर बात कर रही थी। जब घबरा जाते हैं बोलते हैं कि बेटी तुझे खांसी आ रही है, तेरी तबीयत को क्या हुआ? तो कहती है पापा कुछ नहीं, बस ऐसे जुकाम हो गया है। लेकिन उसका मन नहीं मानता। फिर एक शाम को फ़ोन करते हैं। फिर अगले दिन वह फ़ोन करते हैं तो तभी जो उसकी एक बहन थी वह कहती है पापा जी दीदी का जो घर है वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उसी दिन मेरे सामने ऐसी बात हुई। जब वह सुनते हैं विनायक जी तो 3-4 दिन के बाद एक दिन अचानक वह उसके घर पहुंच जाते हैं। रीता बुखार से तप रही थी, लेकिन जो जानवर का घर था वह साफ कर रही थी। जब वो अपने पिता को देखती है तो वह सन्न रह जाती है। अचानक से पापा बिना बताए कैसे आ गए और हैरान रह जाती है, अपने पापा को देखते रह जाती है। जल्दी अपना हाथ धोती है और बाल संवारती है। उसके बाद उसके पापा के पास आती है और जैसे कोई डरा हुआ बच्चा अपने पापा के सीने से लग जाता है, वैसे ही रीता अपने पिताजी के सीने से लग जाती है। तो बुखार से बिल्कुल शरीर तप रहा होता है, फूट फट कर रोने लगती है। उसे पिताजी भी रोने लगते हैं और उसकी शक्ल को देखते हुए कहते हैं, बेटा क्या हाल बना रखा है तुमने? दोस्तों इतने में उसके समधी आ जाते हैं।
उसकी जो सास होती है वह भी आ जाती है। अजीत भी कहीं गया हुआ था मोटरसाइकिल लेकर, वह भी आ जाता है दोस्तों। पर दोस्तों पी रखा था, नशा कर रखा था दोस्तों। जब अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं और सीधे से समधी से बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इंसानियत नाम की चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है। मेरी बेटी का यह हाल बना रखा है, क्या ऐसे ही मैं अपनी बेटी को भेजा था? मेरी बेटी की इतनी तबीयत खराब है, तुम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं? दोस्तों अजीत कहता है कि काम नहीं करेगी तो आपकी बेटी फ्री में यहाँ खाएगी। आपने कितना दे दिया है? इतना सुनते ही अजीत के पिता 2 झापड़ उसको मार देते हैं। अजीत वहीं पर गिर जाता है। रीता कहती है पापा ये आप क्या कर रहे हैं? इतने में सुजीत आ जाता है, बोलता है अंकल आप भाभी को लेकर अपने घर चले जाए, ये लोग बिल्कुल जालिम है। दोस्तों रीता को उसी हालत में वह वहाँ से बाइक पर बिठाते हैं और वह अपने घर लेकर चले जाते हैं। रास्ते में वह डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। रीता 10 से 15 दिन अपने घर आराम करती है और कुछ उसकी सेहत में बदलाव आता है। उसके बाद 15 दिन के बाद वो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक वकील साहब थे, उनसे मिलते हैं, सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी सीधी सादी, इतनी भोली भाली है, वो लोग इस पर बहुत जुल्म कर रहे थे, उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। उन लोगों ने कहा मैंने सब कुछ दिया लेकिन बेटी सहती रही। कैसे भी करके उन लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है मैं माफ़ नहीं कर सकता। उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। वकील साहब रीता को देखते हुए, उसकी मासूमियत को देखते हुए पूछते हैं बेटी तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी है? तो रीता बोलती है मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। तो बोलते हैं कि तुम अपने अधिकार के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। तुम्हारे ऊपर वो लोग इतनी जाति करते रहे, तुमने कुछ बोला नहीं। 4 महीने तक तो कोई अपने बहू से खाना तक नहीं बनवाता और वो तुमसे इतना सब कुछ काम लेते थे। अब दोस्तों मुंशी जी से कहते हैं कि मुंशी जी देखिए यह होता है, मेरी बहू थी, उसने हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। सीधा साधा बेटा था, उसका जीना हराम कर रखा था। उसको मारने की धमकी देती थी, मरवा देने की धमकी देती थी। किसी तरह हमने उसे 20 लाख देकर उससे अपना पीछा छुड़वाया, उससे तलाक दिलवाकर। एक है जो इतनी सीधी सादी घर का सारा काम करते हुए भी इससे वो लोग चैन से जीने नहीं दे रहे थे। बताओ यह सीधा तो कोई जमाना ही नहीं रह गया। फिर वकील साहब कहते हैं देखो आपकी बेटी जो है बहुत भोली भाली है, बहुत सीधी है, बहुत समझदार है। अगर आप मुकदमा करते हैं तो दहेज उत्पीड़न का जैसा कि उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने जो घरेलू हिंसा किया है, सब चीज़ों का अगर मुकदमा करते हैं तो अगर यह सोचते हैं तो कि उनसे इंसाफ मिल जाएगा तो 5, 10, 20 साल लग जाएंगे। इसका कोई ठिकाना नहीं कि इंसाफ कब मिलेगा। चलो अपनी बेटी की कहीं और शादी कर दो। विनायक जी बोलते हैं वकील साहब उस नरक में तो अपनी बेटी को मैं सपने में भी नहीं भेजूंगा, उसकी शादी मैं कहीं और ही करूंगा, लेकिन मुझे सजा दिलवानी है। उन लोगों को अब दोस्तों वकील साहब फोन करते हैं। एक दूसरा वकील आता है, उससे कहते हैं कि देखो यह बहुत परेशान है, पहले तो इनको चाय नाश्ता करवाओ और उसके बाद जरा इन लोगों की फ़ोटो खिंचवा कर लेकर आओ। दोस्तों उनका ही बेटा होता है, उसका नाम संजय होता है। तो बोलता है पापा यह सामने रहा फ़ोटो वाला, अभी 2 मिनट में फ़ोटो बनवा कर दे देंगे।
मुझे साथ में जाने की क्या ज़रूरत है। तो बोलते हैं बेटा समझा करो, बहुत परेशान है, जान पहचान के लोग हैं, जाओ चाय पानी और नाश्ता करवा कर। और उनका बेटा संजय उनको लेकर चला जाता है। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मुंशी जी से वकील साहब कहते हैं कि साहब ये लोग कौन हैं। तो कहते हैं मुंशी जी ये जो लड़की है मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत भोली लग रही है, और आपको कैसी लग रही है। तो मुंशी जी कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी लड़की है। बताओ दिल की इतनी अच्छी है, उसके ऊपर इतना अत्याचार, इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। तो कहते हैं कि बस मुंशी जी यही समझ लो कि ये कैसे भी करके मैं संजय से इसकी शादी करवाऊंगा। अब जब मुंशी जी सुनते हैं चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि साहब कहाँ आप लोग और कहाँ वो लोग, इसमें कोई हम लोग वो लोग नहीं, ये हमारी बिरादरी के हैं। देखो मेरा बेटा भी तलाकशुदा है, कोई फ्रेश लड़की शादी नहीं करेगी, वैसे ताना मारती रहेगी। और ये जो रीता है मुझे लगता है कि मेरा बेटा इसके साथ खुशी खुशी जीवन बिताएगा और यह भी हमारे घर में खुश रहेगी, तो हम लोग भी सब खुश रहेंगे। जब मुंशी जी हंसने लगते हैं, कहते हैं साहब मान गए आपको, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी आप यह खिचड़ी पका रहे हैं, अभी तो लड़की करेगी कि नहीं करेगी संजय भैया करेंगे कि नहीं करेंगे। वो बोले संजय तो कर लेगा, मुझे पता है, संजय समझदार है। अब उसके बाद दोस्तों चाय पानी पीने के बाद फ़ोटो खिंचवा कर वो लोग वहाँ आते हैं। शाम को कुछ कागजी कार्रवाई हुई, शाम को लोग घर चले गए। तो वकील साहब अपने बेटे से पूछते हैं कि संजय जो वो रीता थी लड़की वो कैसी थी। तो बोले पापा वह बहुत अच्छी है, उसके साथ बहुत कुछ ज़्यादा जाती हुई है। उसके पिताजी सब कुछ बता रहे थे। इतनी दुखी थी कि वह बेचारी इतनी दुखी थी, ना उसने चाय पिया ना नाश्ता किया। तो वकील साहब बोले बेटा उसकी शक्ल सूरत कैसी है। तो बेटा बोला पापा ठीक है शक्ल सूरत। तो वकील साहब बोले कि बेटा यही समझ लो तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। तो संजय बोला पापा आप इस जगह पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सारा कानून आप जानते हो, आपको पता है कि एक शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी इंसान कर नहीं सकता है, ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। बस तुम यही समझ लो कि उसका तलाक हो चुका है। और तुम बताओ लड़की कैसी लग रही है। वह बोला पापा लड़की तो अच्छी है, लेकिन आती है कि नहीं, उसके घर वाले चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, यह भी तो जानना जरूरी है। बोलते हैं बेटा बात तो सब सही है तेरी। अब दोस्तों वह वकील साहब थे जो रीता के ससुराल वालों को कोर्ट तक घसीट लाए। मारपीट का तमाम उनके ऊपर उन्होंने केस लगा दिया। वो लोग गिड़गिड़ाते बिलबिलाते रहे। उन्होंने बोला कि एक ही शर्त पर तुम लोगों को छोड़ूंगा, जो तुमने उनसे सोना और जो बाइक और 1 लाख रुपए जो लिए हैं वह उनसे समझौता करके उनको वापस कर दो और तुम उनसे तलाक ले लो, नहीं तो तुम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं साहब हमको सब मंजूर है। इधर 5-6 महीने में रीता और उसके पिताजी बराबर कचहरी आते रहते हैं, केस फाइल हो जाता है। और विनायक जी थे जो वो हमेशा पूछते थे कि सर आपकी क्या फीस है, फीस क्या है। जब केस फाइनल हो गया उन्होंने बोला कि आपकी फीस अब तो बता दीजिए आपको क्या फीस देनी है। उन्होंने कहा कि हाँ अब मुझे फीस चाहिए जो मैंने केस लड़ा है। विनायक जी मेरा भी इस केस में एक सवाल था। उन्होंने कहा जो आपकी बेटी है यह हमको पसंद है और मेरे बेटे
को तो आप देख ही रहे हैं, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही विनायक जी उनकी आंखें भर आई और उन्होंने बोला, अपने बेटे से पूछ लीजिए, अपने घर वालों से पूछ लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी भी मना नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा, सबसे पूछ चुका हूँ। जब आप लोग तारीख पर आते थे तो मेरी पत्नी भी आ चुकी है, मेरी बेटी भी आ चुकी है और एक आधे रिश्तेदार भी आ चुके हैं, आपकी बेटी को देख चुके हैं, उन सबको आपकी बेटी पसंद है, सबकी तरफ से हाँ है, बस आप और आपकी बेटी की तरफ से हाँ करनी बाकी है। लेकिन दोस्तों रीता को सारी बात पता थी, क्योंकि संजय जो है संजय इतना उतावला हो गया था कि रीता को सारी बात उसने बता दी थी और पापा से ऐसी बात को न बताने के लिए कहता है। और उसने रीता को बता दिया था कि देखो पापा ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे तुम पसंद हो, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात तुम किसी को मत बताना, मेरे पिताजी इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। दोस्तों पहले ही प्यार हो जाता है। विनायक जी अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी ऐसे वकील साहब कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि पापा मुझे पता है, मुझे जो संजय थे उन्होंने सब मुझे बता दिया था, लेकिन उन्होंने मना किया था कि किसी को ना बताऊं, तो उन्होंने मुझे बता रखा था। वो लोग वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं। जब उनकी मम्मी आती थी और उनकी बहन आती थी, मुझे पता था कि वो लोग उन लोगों को भले ना पते हो, मुझे सब पता था। पापा मैंने आपसे नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उन्होंने मना किया था। जब दोस्तों सारे लोग खुश हो जाते हैं, जो बाइक था और गहने जो थे, वकील साहब विनायक जी कहते हैं कि इसे आप अपने पास रख लो, आप अपनी दूसरी बेटी की शादी में इसको दे देना, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और हम लोग एक हो जाएं तो एक मिलकर रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद उन लोगों की एक मंदिर में शादी हो जाती है और पिछले 1 साल से वो लोग खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।